Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए सीडीपी पेपर 2 के लिए आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। आज जो क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए क्वेश्चंस लगाते रहिए और आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल की तैयारी आप लोगों की हो रही है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, उससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और किस फील्ड में आप लोगों को काम करने की अभी भी ज़रूरत है। और देखिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 15 to 17 डेज आप लोगों के पास हैं एग्जाम के लिए। तो अपनी जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत लगा दीजिए। एग्जाम एक बार आप लोगों का पास हो गया तो आने वाली वैकेंसीज में आप लोगों को बैठने का, देखिए आगे वैकेंसी लेने का आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इसलिए जितना भी वक्त है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो देखिए किस चीज़ को दर्शाता है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रकृति और पोषण पर बहस, या फिर बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है, या फिर भाषा के विकास पर संज्ञान का क्या प्रभाव होता है? तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए किस चीज़ पर क्वेश्चनिंग की गई है। एक तो भाषा अर्जित करते हैं बच्चे किस चीज़ से, अनुवंशिक रूप से, या फिर जो माता पिता होते हैं हमारे प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो देखिए जो हमें चीज़ें पता चलती हैं, भाषा हम लोग अर्जित करते हैं किससे, जो नेचर और नर्चर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाते हैं इस चीज़ में। तो ये देखिए यहाँ पर जो बहस हो रही है वो किस चीज़ के बीच में हो रही है, प्रकृति और पोषण के बीच में हो रही है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, जो सामाजिक परिवेश होता है, वही हमारे भाषा अर्जन के लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर कौन सा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, तो देखिए जो आवश्यक रूप यहाँ पर दर्शा रहा है वो है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न अराइज हो रहा है, तो वो है प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। देखिए अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन की बात हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया, देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज में डेवलप होती है, तो वो होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। देखिए जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसी स्टेज में देखिए जो डिडक्टिव रीजनिंग है, जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो भी बच्चे की डेवलप होती है इसी स्टेज के अंदर। इसके अलावा देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो भी बच्चे की इसी के अंदर होती है। ठीक है, इसी स्टेज के अंदर होती है। और इसके अलावा जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है, देखिए जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो भी इसी ही स्टेज के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोल वर्ग की नैतिक तर्कता की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि कोई कार्य तुम मेरे लिए करोगे तो वो मैं तुम्हारे लिए भी करूँगा। मतलब टिट फॉर टैट की यहाँ पर कंडीशन है। और देखिए टिट फॉर टैट की कंडीशन कौन सी स्टेज में आती है, जब बच्चा कौन से स्टेज में होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज़ ओरिएंटेशन स्टेज में होता है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चा यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहा है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो कौन सी अवस्था में है बच्चा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रगतिवादी जो शिक्षा होती है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। देखिए बिना दंड का प्रयोग किए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता है, ये चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो प्रगतिवादी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है वो बच्चे की समस्या समाधान और जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको इन्हेंस करती है, उस पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ही पाठ्य पुस्तक आधारित होती है जो ज्ञान के एकमात्र वैध हो, ना ही अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए विभिन्न मुद्दों पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन या फिर विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करती है, प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है या फिर अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए जो लर्निंग होती है, डेवलपमेंट होता है, ये एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। विकास जीवन प्रयत्न होता है या फिर विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए जहाँ पर केवल आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो केवल, देखिए यहाँ पर लिखा गया संस्कृति से निर्धारित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षा के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। सेकंड दिया गया है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। देखिए हर चीज़ पर बच्चे को पुरस्कार भी नहीं दिया जाता है। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन। देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। देखिए जब बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है, तो वही पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट दिया गया है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। सेकंड है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि, देखिए केवल मानकीकृत जो है यहाँ पर नेगेटिव होता है। देखिए मानकीकृत कहीं भी आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर भी आप लोगों को दिखे मानकीकृत शब्द क्या होता है, पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। देखिए तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, बहुआयामी होती है और इसके कई पहलू होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं या फिर स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए लिंग पक्षपात की बात यहाँ पर हो रही है, तो कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए बच्चों से कहेंगे कि उसके आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है। देखिए क्षमता तो बच्चे की आप लोगों को यहाँ पर देखिए बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने की नम्रता पूर्वक कहेंगे। देखिए ट्यूशन की बात नहीं करनी है पेरेंट्स से, जो पढ़ाना है स्कूल के अंदर आप लोगों को पढ़ाना है। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार, देखिए रट्टाफिकेशन नहीं कराना, बच्चे को ड्रिल नहीं करानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो देखिए, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। देखिए, जहाँ पर अवसर की बात होती है, बच्चे को अवसर दिए जाते हैं, वही पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। नेक्स्ट है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, या फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। देखिए, ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहाँ पर? जहाँ पर बच्चे को अवसर दिए जाएंगे वही पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चे को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, या फिर यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। देखिए, दंड बच्चे को नहीं देना, याद नहीं कराना कि आप कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही तो आप उसको लिखकर याद करें। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है, या फिर पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अगर आप हर चीज़ के लिए बच्चे को क्या दोगे, यहाँ पर प्रमाण पत्र दोगे, तो क्या होगा? यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, समय सारणी का कठोरता से पालन। देखिए, कठोरता से किसी भी चीज़ का पालन आप लोगों को नहीं करवाना है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो देखिए, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, जब बच्चे को आप स्वतंत्र तरीके से सोचने का, उसको चिंतन करने का अवसर देते हैं तो वहाँ पर सही हो जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? देखिए, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है उनकी त्रुटियों से रिलेटेड। तो देखिए, त्रुटियां क्यों अच्छी होती हैं? बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। देखिए, ऐसा नहीं है। बच्चे गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। देखिए, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि बस टीचर को आप लोग कॉपी करते रहें। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड। देखिए, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, बल्कि जो उनकी त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ क्या होती हैं? जब आप गलती करते हैं तभी आप कुछ अच्छा सीखते हैं। ठीक है, देखिए, फेलियर क्या होती है? फेलियर के बाद सक्सेस ज़रूर मिलती है। जितना फेलियर आप लोगों को मिलती है ना, आप उतना ही स्ट्रांग होते चले जाते हो। और जब वो सक्सेस आप लोगों को मिलती है ना, तो उसकी खुशी ही अलग हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब गलतियाँ बच्चा करता है तो उस गलती से बच्चा अच्छा सीखे। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण। देखिए, केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, केवल मार्क्स ही ज़रूरी नहीं होते। ठीक है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। देखिए, कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है, कंपैरिजन बच्चों का नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। देखिए, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है कि बच्चे ने कितना याद किया है, कितना उसको समझ में आया है, कितनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हुई है, और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को कोई मेथड यूज़ किया, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को समझ में नहीं आता है तो मुझे अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल
बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर लेते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए जो शिक्षक है उसकी प्राथमिक भूमिका क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया गया है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। देखिए केवल जो चैप्टर्स हैं उसको आप लोग कंप्लीट कराएंगे, ये यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर सही लिखे। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर दें। देखिए ये बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल देखिए पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रेरित करने की। देखिए डांटना नहीं है, नियंत्रण नहीं रखना बच्चों पर, ना ही बच्चों की कंपैरिजन करना है दूसरे बच्चों के साथ। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? बच्चों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्न में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए ये तो गलत है, भावनाओं की भूमिका नहीं होती। इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसे हम कितने निपुण हैं। देखिए उसमें हम कितने निपुण हैं इस चीज़ पर फोकस करना है। तो देखिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता है। इमोशंस हमारे साथ साथ चलते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, उनको हम स्वतंत्र नहीं कर सकते कि तुम फ्री हो जाओ, ठीक है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने में, प्रत्यय स्मरण करने में, सही उत्तर का निर्माण करने में या फिर सही उत्तर की व्याख्या करने में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाता है? तो देखिए सही उत्तर की पहचान करना भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करना भी बिल्कुल सही है। देखिए 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 आंसर सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर ये आप नहीं करोगे यहाँ पर कि सही उत्तर का निर्माण अपनी तरफ से करोगे। सही उत्तर की व्याख्या करना ये भी नहीं होगा, बल्कि किस चीज़ का, कौन सी योग्यता का आकलन हम लोग करते हैं, तो वो है सही उत्तर की पहचान करने में और रिकॉल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा यहाँ पर नेगेटिव है? नेगेटिव कौन सा है? तो देखिए एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संरचना। देखिए यहाँ पर कौन सा है जो नेगेटिव है? तो देखिए कौशलों का अर्जन भी बिल्कुल सही है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा लर्निंग एज कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा नहीं है? तो वो है आनुवंशिक संचरण, जेनेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। तो वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो देखिए जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको किस चीज़ में शो किया गया है? स्कीमा के द्वारा उसको शो किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अशक्ता वाले बच्चों को मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या फिर बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए
सृजनात्मक क्या है? देखिए क्रिएटिविटी किसको कहते हैं? समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। या फिर बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो देखिए जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है? समस्याओं के मौलिक और औपचारिक समाधानों को पहचानने और उनको तैयार करने की योग्यता होती है क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले, विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो देखिए बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाना, ट्यूशन तो नहीं कहना ट्यूशन के लिए, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। देखिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। देखिए ये बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा कि कुछ उसको ऐसा कार्य दिया जाना चाहिए जो उसके घरेलू जीवन से उसको जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें लगता है वैसा ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। या फिर बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। तो देखिए नियमित रूप से परीक्षा भी नहीं लेनी है यहाँ पर, शिक्षक का सम्मान नहीं करते, इस चीज़ को हम प्रभावी कक्षा नहीं कहते हैं। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बल्कि क्या है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। नेक्स्ट और देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, या फिर शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो देखिए ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना मतलब शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसको डिफ़िकल्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।